वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कल केरल के कोच्चि में इंतखाबी मुहिम चलाई। इन्होंने एनडीए उम्मीदवारों के हक में भी इंतखाबी मुहिम चलाई और इसी दौरान फडणवीस ने इलाके में रोड शो किया। इस मौके पर फडणवीस ने केरला के सियासी मंजरनामे, FCRR बिल, LDF और बीजेपी के किरदार पर भी बात की है। उन्होंने कहा कि एनडीए की क़ियादत में रियासत में तरक्की और शफाफियत के इक़दामात को फ़रोग़ दिया जाएगा। वज़ीर आला ने इंतखाबी रैली में अवाम से अपील की है कि वो एनडीए के उम्मीदवारों को वोट देकर रियासत में मुस्बत तब्दीली लाएं। I think the people of Kerala have decided to change the regime. People feel that it is right time that Kerala also aligns with the vision of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, and I am sure that this time NDA will do excellent job in the election and NDA will form government in Kerala. It is not about any community. This is about misuse of foreign money. Those who are not misusing money, those who are using money for proper purpose, they need not worry. But those who are under the garb of doing some good things, misusing, misappropriating the money, it is only to curb them. This bill has been brought. It is not for any single community. They are using Sabrimala money for election. Is it allowed? It is good that they use all the gold from Sabrimala, all the money from Sabrimala to fund their election. It is, I think, those parties who are not even sparing God, will they be able to serve people? डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में हाजिरी दी। इस मौके पर इन्होंने मंदिर के इंतजामात का जायजा लिया और मजहबी रसूमात में शिरकत की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर शिंदे ने ज़ायरीन के लिए सहूलियात और इबादत के माहौल को बेहतर बनाने पर जोर दिया। इस मौके पर मंदिर के अहलकार और मुकामी इंतजामिया भी मौजूद थे। दौरे के दौरान एकनाथ शिंदे ने मजहबी और सकाफती अक़दार की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे मंदिर अवाम के रूहानी सुकून के लिए इंतहाई अहम हैं। मुल्क भर में SIR का मामला छाया हुआ है। मुंबई कांग्रेस पार्टी के सदर हर्षवर्धन की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी के एक वफ्द ने महाराष्ट्र के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मुंबई में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कांग्रेस लीडरों ने SIR के अमल में शफाफियत और मुनसिफाना इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। हर्षवर्धन ने कहा कि जमहूरियत की खूबसूरती इसमें है कि इंतखाबात न सिर्फ शफाफ हों बल्कि हर मरहले पर हर शहरी को एतमाद हो कि अमल मुनसिफाना है। कांग्रेस वफ्द ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मुतालबा किया है कि SIR के दौरान किसी भी सियासी मुदाखलत से बचा जाए और तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल करके अमल मुकम्मल किया जाए। SIR नावाची अत्यंत एक घातक पद्धत देशामध्ये तिचा अवलंब होत आहे आणि यातून मतदार याद्या दुरुस्त करणे, याची साफसफाई करणे ही प्रक्रिया अभिप्रेत असताना मात्र जे मतदार आहेत, जे भारतीय नागरिक आहेत, त्यांच्याच अधिकारावर गदा आणला जात आहे। ह्या घटना सातत्याने एका बाजूला घडत आहेत तर दुसऱ्या बाजूला वाढीव जे मतदार आहेत, एका माणसाचे, एका व्यक्तीचे दोन तीन ठिकाणी नाव देखील या प्रक्रियेच्या माध्यमातून घातलं जात आहे। एवढंच नव्हे तर बोगस मतदारांचेही नाव हे वाढवल्या जात आहेत। हे एकंदरीत भारतात जिथे जिथे SIR झालं तिथली ही कहाणी आहे आणि याचा कित्ता महाराष्ट्रात गिरवला जाऊ नये या अनुषंगानं आज आम्ही या ठिकाणी या सर्व प्रक्रियेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांची आम्ही भेट घेतली आणि आमच्या तीव्र स्वरूपाचे जे तांत्रिक आक्षेप आहेत ते आक्षेप त्यांच्यापर्यंत नोंदवले आणि ते नोंदवत असताना येणाऱ्या काळात कोणत्याच निवडणुका नाहीत। 12 जिल्हा परिषदा झालेल्या आहेत। उर्वरितच्या अनुषंगानं सुप्रीम कोर्टामध्ये काही अडचणी आहेत। नगरपालिका, महानगरपालिका यांच्या निवडणुका झालेल्या आहेत। त्यामुळे आता मतदार यादी तथाकथित दुरुस्त किंवा बिघाड, आम्ही तर त्याला बिघाडच म्हणतोय, या करण्याच्या अनुषंगानं कुठेही घाई करण्याची आवश्यकता नाही। नांदेड़ से करीब वाजे गांव में 21 मार्च ईद के दिन हुए मोटरसाइकिल धमाके का मामला अभी तक साफ नहीं हुआ, जिसकी वजह से इलाके में लोगों के अंदर काफी बेचैनी और परेशानी पाई जा रही है। लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं लेकिन अब तक सरकारी तौर पर कोई वाज़ेह जानकारी सामने नहीं आई है। इसी मामले पर सेक्युलर फोरम नांदेड़ ने जिले इंतजामिया से अपील की है कि वो फौरन इस मामले पर ध्यान दें और सच्चाई अवाम के सामने लाएं। फोरम का कहना है कि इस वाक़े से जुड़े कई सवाल अभी तक जवाब की मुंतज़िर हैं, जैसा कि क्या ये सिर्फ एक हादसा था या इस पर बाकायदा
केस दर्ज किया गया है। क्या लाश का फॉरेंसिक पोस्टमार्टम हुआ है और ये धमाका हादसा था या किसी साजिश का नतीजा था? इन सब बातों पर अभी तक कोई साफ जवाब नहीं दिया गया। जो रमज़ान ईद के दिन ईदगाह मैदान के पास जो ब्लास्ट हुआ उसके बारे में नांदेड़ वासियों में बहुत सारी शंकाएं हैं और उस शंकाओं का निरसन पुलिस विभाग कर नहीं पा रहा है। इसके वजह से नांदेड़ में एक सभी सेकुलर पार्टी जो भी जन संगठन है उनका एक फोरम बनाकर सेकुलर फोरम नांदेड़ के नाम से बनाया गया है। उसकी तरफ से आज हमने कलेक्टर साहब के थ्रू राज्यपाल और गृह मंत्री राज्य के मुख्यमंत्री इनको एक निवेदन दिया है कि इस घटना की पूरी जांच होना चाहिए और लोगों तक उसका ब्यौरा जाना चाहिए कि क्या एक्चुअल में हुआ, क्या स्फोट कैसे हुए। अगर वो आकस्मिक मृत्यु की नोंद लेते हैं तो उसके कमर को जो कांच के बोतल थे, खिल्ले थे और उस घटना के वक्त 5 जो स्फोट हुए वो कैसे हुए, वो आदमी कहाँ से आया था, ये सब मालूमात पुलिस प्रशासन ने लोगों तक देना चाहिए। नांदेड़ में ईद के दिन जो मोटरसाइकिल का धमाका हुआ और उसमें एक शख्स मर गया जलकर, इस वाक़े को पुलिस और प्रशासन जो है सिर्फ एक एक्सीडेंटल डेथ के तौर पर ले रही है, यानी इत्तेफाकी मौत जिसे कहते हैं एक्सीडेंटल डेथ। ये इंतहाई अफसोस की बात है जब कोई ऐसी घटना होती है और उसमें प्राइमा फेसी, मराठी में हिंदी में जिसे प्रथम दर्शनी कहते हैं, बुनियादी तौर पर इब्तदाई तौर पर ऐसा नज़र आता है कि उसमें से मोटरसाइकिल में से जो है स्फोट हो रहे हैं, एक्सप्लोजन हो रहा है, वो भी कंटिन्यूअस, फटाफट फटाफट, एक एक सेकंड में 2-2, एक एक मिनट में 5, 10, 15 ऐसे स्फोट हो रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने कहा कि बहुत जल्द एनसीपी बिखर जाने वाली है और इसके कई एमएलएस बहुत जल्द बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। जलगांव में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शिंदे की पार्टी के एमएलएस भी बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। मैंने कल जो कहा है यही है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस भविष्य में टूट जाएगी, पूरी तरह से बिखर जाएगी। 25 या 30 विधायक सीधे बीजेपी में जाने की तैयारी में है। मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, आप देखिए। और उसी तरह से इतना शिंदे जी के साथ जो विधायक है अभी उनके पार्टी में, उनमें से भी एक बहुत बड़ा हिस्सा वो भी बीजेपी में जाएगा और जलगांव के लगभग सभी विधायक गिरीश महाजन। रियासती वजीर संजय शेरशात ने कहा कि अंबेडकर जयंती को बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। वाज़ेह रहे कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाने वाली है और इस सिलसिले में अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रियासती वजीर ने कहा कि दादा चौपाटी पर अंबेडकर जयंती तकरीब मुनक्किद होगी। इस तकरीब में न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि मुल्क भर के अफराद शिरकत करने वाले हैं। देखो, अंबेडकर जयंती दादर चौपाटी पे बहुत बड़े पैमाने पे मनाई जाती है। महाराष्ट्र नहीं तो देश के लाखों लोग वहाँ आते हैं, तो उनकी सुविधा कैसी रहना चाहिए, वहाँ उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए और ये रश को कंट्रोल भी करना चाहिए। ये सब बातें ख्याल में रखते हुए आज मुख्यमंत्री साहब ने सबकी हमारी बैठक बुलाई थी। बहुत सारे पार्टी के नेता थे, उन्होंने कुछ सूचनाएं दी। वो सूचना भी जो जो जरूरी है वो सूचना की अमल बजावनी हम करने वाले हैं। लेकिन बाबा साहब की जयंती है और उसमें कोई कमतरता ना रहे, ये कोशिश हमारी जारी रहे। आज ये टाइम हमारे विभाग से भी हम 2000 ड्रोन लेके बाबा साहब की प्रतिमा शिवाजी पार्क पे ऊंची जो बोलते ड्रोन के माध्यम से हम साकारने वाले 13 तारीख को शाम को 7-7:30 बजे। तो उसके लिए भी लोग आएंगे। एक आनंदमय वातावरण जो बाबा साहब को नमन करने के लिए आते, उनके दिल में रहना चाहिए वो भावना।
वंचित बहुजन अघाड़ी के सदर प्रकाश अंबेडकर ने मशरिक़ वस्ता में जारी जंग पर अपने तासुरात पेश किए। उन्होंने कहा कि इस जंग में अमेरिका और इसराइल की हार तय है। जंग की वजह से दुनिया के कई ममालिक में तेल की किल्लत पैदा हो गई है। गैस के बहरान की वजह से लोग परेशान हैं। इसी दौरान उन्होंने SIR पर भी बातचीत की है। ट्रम्प गिड़गिड़ा रहा है, अगर मैं कहूँ कि भैया इसको रोको, इसको रोको, इसको रोको। जो मैं समझता हूँ ईरान जीतने के लिए लड़ नहीं रहा है। ईरान जो है वो रिसोर्सेज ड्रेन करने के लिए लड़ रहा है। उनको जो है वो हॉर्मुज़ की खाड़ी से आपको अगर आपकी जहाज़ ले जानी है तो $1 लाख दे के चली जाएगी। तो उनका इनकम उन्होंने सीधा कर दिया है। तेल है, तेल बेच सकते हैं। बाकी के लोगों को जब तक तेल नहीं मिलेगा तब तक वो कुछ उत्पादन नहीं कर सकते। तो उनकी जो लड़ाई है वो इकोनॉमिकली अमेरिका को ड्रेन करने की लड़ाई है, और दूसरा जो है उस इजराइल को तबाह करने की लड़ाई है। वो तो खुद तो हम तबाह हो जाएंगे, उसको हमको फिक्र नहीं है, लेकिन इन दोनों को हम ले डूबेंगे, ये उनकी राजनीति है। और इसलिए तेल का शॉर्टेज होना शुरुआत हो गया है। भारत में भी उसका असर दिखाई दे रहा है। शिवसेना UBT के लीडर आनंद दुबे ने हालिया सियासी बयानबाजी पर देमल जाहिर करते हुए नवनीत राणा के बयानात पर तनकीद की। इसी दौरान उन्होंने मगरबी बंगाल में बढ़ते जराइम के वाकयात पर भी अपने ख्यालात पेश किए और कहा कि जब भी इलेक्शन आते हैं वहां पर फसादात होते हैं। उन्होंने इस तरह के वाकयात के लिए मरकजी और रियासती हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। पश्चिम बंगाल में हर बार चुनाव के समय हिंसा के सामने खबरें आती हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें केंद्र सरकार भी दोषी है, राज्य सरकार भी दोषी है। जिस प्रकार चुनाव के समय आप अपहरण करेंगे, लूटपाट करेंगे, अत्याचार करेंगे, तो फिर क्या होगा? लोगों के सामने अच्छा संदेश तो जाएगा नहीं। अगर अधिकारी भी बंधक बना लिए जाएं और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़े, ये बहुत ही दुखद है। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। ममता बनर्जी जी को अपनी पुलिस की कानून व्यवस्था को संभाल के रखना चाहिए। दोनों तरफ की एक प्रकार से मिली हुई एक सलाह के साथ ही यह राज्य चलना चाहिए। किसी की भी सरकार हो, सरकार देश की और राज्य की सेवा के लिए बनाई जाती है, न कि लूटपाट, न कि अत्याचार और न कि हिंसा करने के लिए। पश्चिम बंगाल को 4 मई को एक नई सरकार मिलेगी। जो भी सरकार आए, हम यही उम्मीद करेंगे कि कम से कम ये खूनी खेल तो वहाँ बंद हो। देखिए, महिला आरक्षण जो है ये तो हमारे देश में बहुत पहले ही लागू हो जाना चाहिए था। महिला आरक्षण को लेकर समय समय पे मांग उठती है। 50% महिलाओं को आरक्षण मिलना ही चाहिए, इसमें कोई बहस। शिवसेना तर्जुमान शाइना NC ने कहा कि आसाम में बीजेपी की जीत यकीनी है। वहां की आवाम तरक्की के नाम पर वोट देने वाली है। और इसी दौरान उन्होंने AIMIM चीफ बैरिस्टर ओवैसी पर भी कई रिमार्क्स किए। उन्होंने कहा कि ओवैसी ने हमेशा मजहब के नाम पर सियासत करते हैं, ये वहां पर चलने वाला नहीं है। शाइना NC ने बंगाल मामले पर भी बयान दिया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा का जो काम है उसके आधार पे जीत और आसाम की जनता में कहीं तुष्टिकरण की राजनीति न करते हुए उन्होंने हमेशा ये माना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। खैर, असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेतागण जो तुष्टिकरण के ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं और सिर्फ डिविजिव पॉलिटिक्स करते हैं, उनके पास कोई बयान बचा ही नहीं। इसलिए लोगों को गुमराह करने के लिए, अमन शांति न बने आसाम में, ऐसे विवादक बयान देते रहे। चीफ जस्टिस के बयान से एक चीज स्पष्ट है कि लोगों को पता है कि वस्तुस्थिति और हकीकत क्या है। जो लॉलेसनेस आपको वेस्ट बंगाल में देखने मिल रहा है, ये ममता बनर्जी के राज में है। 3 बार लोगों ने उनके ऊपर विश्वास जताया, लेकिन उन्होंने कोई डेवलपमेंटल काम नहीं किया। सिर्फ लोगों के बीच में अनबन बनाए रखना, कम्युनल वायलेंस को बढ़ाना, लॉलेसनेस को बढ़ाना। ये बार बिल्कुल उनको CU टाटा